हेलो फ्रेंड्स, आपका होली माइंड चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मेरे साथ हैं वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर गिरिजेश जोशी। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लैंड से किया, कनाडा में करीब 5.5-6 साल जॉब किया। अब ये इंडिया में है। हल्द्वानी में इन्होंने अपना एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि बच्चों को गाइड करना, उनको ट्रेन करना, जो भी विदेश में जाना चाहते हैं, दोज हु वांट टू गो अब्रॉड, उनको हेल्प करना। तो जानना चाहते हैं पहले शुरुआत से इनसे कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है एज ए स्टूडेंट इंग्लैंड में, और करीब 2.5 साल इनका इंग्लैंड में ये रहे हैं, और उसके बाद फिर उन्होंने कनाडा में जॉब किया। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है एज ए स्टूडेंट। सो वेलकम सर। आपका पहला चीज, हाउ द आइडिया, ये आइडिया कैसे आया कि आपको कि आप इंग्लैंड में जाके अपनी हायर एजुकेशन करें। सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के यहाँ पे आप आए मुझसे बात करने के लिए। तो मेरे एक्चुअली सबसे पहले मुझे आइडिया आया जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर करके एक कंपनी है, वहाँ पे मैं जॉब कर रहा था। तो वहाँ पे मेरे एक सीनियर थे जो ऑलरेडी यूएस के लिए तैयारी कर रहे थे, वहाँ पे मास्टर करने के लिए। तो उन्होंने मुझे इनक्रेज करा कि बाहर की जो लाइफ स्टाइल है, जो बाहर का स्टडी का जो माहौल है, वो काफ़ी डिफरेंट है और हमको लाइफ के में मतलब डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस लेने चाहिए। तो वहीं से मेरी एक शुरुआत हुई और मैंने अपना ये माइंड बनाया कि मुझे बाहर से पढ़ाई करनी है। ओके, एज ए स्टूडेंट आपने कितने साल आप इंग्लैंड में रहे, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने मास्टर्स किया। सर, इंग्लैंड में मैं करीब 2.5 साल रहा, जिसमें से 1.5 साल करीब मेरे जॉब की मेरे कोर्स की ड्यूरेशन थी। उसके बाद 1 साल मैंने करीब वहाँ पे जॉब करा। और जो मेरी यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था स्टैफोर्डशायर यूनिवर्सिटी। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, स्टैफोर्डशायर करके एक प्रोविंस है वहाँ का, यूके का। तो उस प्रोविंस के अंदर एक स्टोक ऑन ट्रेंट करके एक शहर है, उस शहर में ये यूनिवर्सिटी है। ओके, सो एज ए स्टूडेंट, जब आप एज ए स्टूडेंट थे तो आपके लिए क्या चैलेंजेस थे वहाँ पर। एज ए स्टूडेंट सर, सबसे पहले जब हम बाहर जाते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज तो होता है कि घर से दूर जाना, इंडिया से दूर, पेरेंट्स से दूर जाना। तो वो एक चैलेंज होता है कोप अप करने के लिए। उसको तो एक इमोशनल चैलेंज आप बोल सकते हैं, वो रहता है। और फिर जब आपके फ्रेंड्स वगैरह बन जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। तो वहाँ एडजस्टमेंट में, जैसे अडेप्टेबिलिटी या एडजस्टमेंट में किस तरह की दिक्कतें, क्या चीज़, जैसे फूड की, क्लोथिंग की, कल्चर की, एक कल्चरल शॉक जैसा भी हो सकता है। तो ऐसी क्या चीज़ें आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को जनरली फेस करनी पड़ती हैं। आपके साथ कुछ और भी इंडियंस होंगे, इंडियन स्टूडेंट्स होंगे, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स जनरली फेस करते हैं लोग। बाहर का सर कल्चर क्या है कि बाहर जो भी लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी जरूर करते हैं। वहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि आप केवल पढ़ाई कर रहे हैं और आपको केवल पढ़ाई करनी है। वहाँ पे लोग जॉब करके अपने जो रेंट है, अपना फूड है, वो सब अफोर्ड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फीस पे करी होती है। तो इसलिए जॉब करना पड़ता है। तो जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना, फिर आपको अपना फूड भी अरेंज करना है, और ये सारी चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग होती है शुरू में। क्या जैसे जो लोग स्टूडेंट जाते हैं उनको किन किन 2-3 चीज़ें जो लगता है कि जो अभी जाते हैं या फ्यूचर में जाएंगे, 2-3 चीज़ें जो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जानना चाह रहा हूँ कि 2-3 चीज़ें क्या हैं जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। सर, सबसे पहली चीज़ तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि वो जिस यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं उसके बारे में एक प्रॉपर रिसर्च करके जाए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से स्टूडेंट जो एडमिशन बाहर लेते हैं वो कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, और कंसल्टेंट उनको उतना अच्छा गाइड नहीं करते हैं कि उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, और जो भी जिस प्रकार टाइप की भी यूनिवर्सिटी कैंपस वगैरह देख रहे हैं। तो जब बाद में वो वहाँ चले जाते हैं तो उनको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि कंसल्टेंट तो अपने हिसाब से जहाँ भी उसका फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वहाँ के यूनिवर्सिटी के टाई अप होते हैं कंसल्टेंट के साथ, तो वहाँ उनका एडमिशन करा देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो प्रॉपर रिसर्च करें कि उनको कौन से यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है,
और फिर अपने कंसल्टेंट से बात करें कि मुझे इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, आप यहाँ का प्रोसेस कीजिए मेरा। ओके ओके। 1.5 ईयर्स आपका हो गया मास्टर्स का, देन 1 साल आपने वहाँ जॉब किया। जी। ओके। ये इट वाज ये प्रॉपर जॉब था या इंटर्नशिप टाइप का था, क्या चीज़ था ये? मतलब कि जॉब मेरे फील्ड का नहीं था ये। इट वाज मोर काइंड ऑफ कस्टमर सर्विस काइंड ऑफ जॉब। हम्म। वो पढ़ाई करने के 1 साल के बाद तक मैं अपने फील्ड की जॉब अप्लाई कर रहा था। और जॉब मिलने में उस समय काफ़ी डिफिकल्टी थी, क्योंकि वहाँ पे 2012 में जो यूके ने एक रूल इंट्रोड्यूस करा था। उन्होंने जो पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो बच्चों को पोस्ट वर्क परमिट मिलता था, वो अबॉलिश कर दिया था उस साल। ओके। तो इस वजह से बच्चों के पास वर्क परमिट नहीं होता था काम पढ़ाई फिनिश करने के बाद। तो एम्प्लॉयर उन्हें स्पॉन्सर करना नहीं चाहते थे। तो जॉब मिलने में अपने फील्ड में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी उस समय। तो उसमें आपके जो इंडियंस की कोई ऐसी कम्युनिटी सी बनी थी वहाँ, जो स्टूडेंट्स थे या जो जॉब कर रहे थे, दो चार ऐसे फ्रेंड्स बन गए थे आपके, जो दोज हु आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, या इंडिया के जो बंदे थे? हाँ जी, मैं वहाँ गया तो एक्चुअली जब मैं यूके गया तो मैं किसी को जानता नहीं था। तो मैंने फेसबुक के थ्रू किसी का वहाँ से कांटेक्ट निकाला। तो वो बंदा साउथ इंडिया का था, तो उसने मेरे को 1 हफ्ते हेल्प करेगी अपने वहाँ रुकने के लिए। उसके बाद में उसने मुझे कहीं इंट्रोड्यूस कराया दूसरे ग्रुप से, जो कि सारे इंडिया से ही थे वो लोग। और उनके वहाँ उनका जो हाउस था उसमें एक रूम खाली था, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ पे एडजस्ट कर दिया। ओके। देन यू वेंट टू कनाडा। में इंडिया में भी आप आए? जी हाँ, इंडिया में आया। उसके बाद में 2014 में मैंने 2-3 साल यहाँ पे टीचिंग करी। हाँ। यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है देहरादून साइड में। उसके बाद 2017 में मेरा पीआर अप्रूव हो गया था कनाडा का। ओके। जो परमानेंट रेजिडेंसी होती है, जो कि एज यूएस में ग्रीन कार्ड बोलते हैं, कनाडा में उसको पीआर बोला जाता है। ओके। तो वो अप्रूव हो गया था। तो मैं 2017 ईयर के एंड में नवंबर दिसंबर में कनाडा मूव हो गया। ओके। तो कनाडा में आपने कितने साल जॉब किया है? कनाडा में ओवरऑल देखेंगे तो सर ऑलमोस्ट मुझे मोर देन 5 ईयर हो चुका है। तो इस दौरान मैंने वहाँ पे पढ़ाई भी करी अपने फील्ड में करीब 2 साल, और साथ साथ जॉब भी करी डिफरेंट फील्ड्स में। तो जॉब का क्या एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? क्योंकि बहुत से लोग, कुछ तो स्टूडेंट के रूप में जाते हैं अब्रॉड, कुछ लोग अपने करियर में जॉब्स के लिए जाते हैं। तो जॉब वाले के लिए किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं? सर जैसे बाहर दो कैटेगरी के लोग जाते हैं। एक तो जो स्टडी पर्पस के लिए जा रहे हैं, 12th करने के बाद सीधे वहाँ पे स्टडी के लिए जाते हैं। एक दूसरी कैटेगरी है जो है स्किल्ड वर्कर जो होता है, जैसे कोई भी आदमी है जिसने यहाँ पे 5-6 साल जॉब करी है, चाहे वो कंप्यूटर फील्ड में है या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, तो उसके पास एक पर्टिकुलर स्किल है। तो ऐसे लोगों के लिए हर कंट्री ने अपने अलग इमिग्रेशन प्रोग्राम ओपन करे हैं। तो ये जब मैं कनाडा की बात करूंगा, कनाडा में जैसे कि पीआर का जो प्रोग्राम है ऐसे लोगों के लिए, जो वहाँ पे जब वो जाते हैं तो उनको अपने फील्ड में जॉब लेने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि वो लोग जो वहाँ के एम्प्लॉयर हैं वो कैनेडियन एक्सपीरियंस प्रेफर करते हैं, और जो यहाँ से अभी फ्रेश जाता है उसके पास वो एक्सपीरियंस होता नहीं, तो काफ़ी स्ट्रगल का टाइम होता है। ओके। शुरू के 1-2 साल। ओके ओके। तो उस बात में स्थिति बिल्कुल एकदम नॉर्मल से आ जाती है जब जॉब करने के दौरान। तो इसमें जैसे ये तो हो गया चैलेंजेस, और प्रोस्पेक्ट्स क्या है वहाँ के? प्रोस्पेक्ट्स मीन्स क्या, अगर कोई जा रहा है तो किस तरह से वो मनी के टर्म्स में, लाइफस्टाइल के टर्म्स में, और इस तरह से जो भी प्रोस्पेक्ट्स आप देखते हैं? अगर बेनिफिट्स की बात करी जाए कि वहाँ के, तो सबसे पहले तो वहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है। अगर मैं कनाडा की बात करूँ, सिमिलरली यूके में भी NHS नेशनल हेल्थ सर्विस करके है, वहाँ पे भी जो हेल्थ केयर है वो फ्री है। तो कनाडा में भी ये फ्री है हेल्थ केयर। और दूसरा कि अगर आप एज ए इमिग्रेंट जा रहे हो, आपकी फैमिली है, तो जो बच्चों की एजुकेशन होती है 12th तक, वो कम्प्लीटली फ्री है। ओके। जितना भी बुक्स वगैरह होता है सब कुछ, वो सारा उनको स्कूल से दिया जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या जो रोड हैं, ब्रिजेस हैं, जो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है
वो फुली डेवलप्ड है वहाँ पे। हम्म। और एक लाइफस्टाइल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है बेसिकली वो हाई है कंपैरिजन टू अगर हम इंडिया या इन कंट्रीज की बात करें। और करप्शन नहीं है, सिस्टम बहुत ज़्यादा स्मूथ है। कोई भी आपको काम करवाना हो तो उसको एक प्रॉपर चैनल है और वो काम बहुत इजीली हो जाता है। जी जो बच्चे जाना चाहते हैं फॉर स्टडी, जी पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, या जो लोग जॉब के लिए जाना चाहते हैं, तो व्हाट इज योर पर्टिकुलरली जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं आफ्टर 12th, बहुत से लोग अब्रॉड जाने का सोचते हैं और वो वहाँ वो पढ़ाई के बाद अपना करियर सोचते हैं कि दे विल हैव ग्रेटर करियर देयर, ग्रेटर लाइफस्टाइल दे विल हैव। उनके लिए क्या आपके पास एक जैसे मैं कहूँ कि वर्ड ऑफ एडवाइस, अगर आप इसको मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपका लूँ तो वर्ड ऑफ एडवाइस क्या है आपकी तरफ से? मेरी तरफ से तो ये वर्ड ऑफ एडवाइस रहेगी, सबसे पहले तो आप ये उनको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि वो पढ़ाई करने के बाद उस कंट्री में स्टे करना चाहते हैं। अगर स्टे करना चाहते हैं तो उस कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसी कितनी ज़्यादा या स्ट्रिक्ट है या फ्लेक्सिबल है। बहुत सी कंट्री है उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। पढ़ाई के बाद वो ये चाहते हैं कि स्टूडेंट अपनी कंट्री को वापस चले जाए। और बहुत सी कंट्री हैं जो कि जिनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जैसे कि कनाडा है। वहाँ पे बहुत से प्रोग्राम है कि आप पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट ले सकते हैं। 1 साल काम करने के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जिस कंट्री में भी वो जा रहे हैं तो वहाँ उस कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन होगी, वहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी होगी। तो ये सारी चीज़ें उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अभी आप किस तरह से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं? स्टूडेंट्स या जो भी जॉब के लिए या स्टडीज़ के लिए बाहर जाना चाह रहा है तो उनको कैसे आप हेल्प कर रहे हैं? अभी इनिशियली आप क्या चीज़ कर रहे हैं? इनिशियली जो भी स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है 90% ऑफ केसेस में उनको IELTS का टेस्ट देना पड़ता है। ये एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो कि सारी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की तरफ से मैंडेटरी होता है कि स्टूडेंट को दिखाना पड़ता है वहाँ पे एडमिशन अगर वो लेना चाहता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कोचिंग या प्रिपरेशन क्लासेस भी स्टार्ट करी हैं। और IELTS मैंने भी 3-4 बार IELTS का टेस्ट दिया है और लास्ट टाइम में मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर करा था उसमें, जब मैं अपना इमिग्रेशन के पर्पस के लिए गया था। तो उस चीज़ में मैं हेल्प कर रहा हूँ। बाकी स्टडी वीज़ा फाइलिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस केस में मैं हेल्प करता हूँ। और बाकी जो वर्क वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर PR एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका मैं असेसमेंट करता हूँ कि इफ़ दे क्वालिफाई फॉर दिस एप्लीकेशन। और इसके साथ साथ मैं टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन में भी लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। ओके, ये इंग्लिश की बात आई तो मेरे ऐसे क्वेश्चन आ गया माइंड में कि इंग्लिश जनरली जो हम बोलते हैं इंग्लिश इंडियंस, ये इंग्लिश चाहिए या कि कुछ अमेरिकन एक्सेंट वाला, ब्रिटिश एक्सेंट वाला, मीन नॉर्मली जो हम इंग्लिश बोलते हैं इंडियंस वो इंग्लिश इज सफिशिएंट, या फिर यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सेंट या टोन इंटोनेशन बिल्कुल अलग ही तरह का चाहिए, ऐसा है? इसको लेकर बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे तो लगता है कि जो हम जिस तरीके से बोलते हैं दैट इज मोर देन इनफ। वो लोग प्रॉपर्ली समझ जाते हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत बार जो मेरे वहाँ के फ्रेंड थे, जो कैनेडियन फ्रेंड थे जो इंग्लैंड में थे, मैंने उनसे क्वेश्चन भी करा था कि आपको मेरी इंग्लिश प्रॉपर्ली समझ में आती है? तो उन्होंने कहा था कि हाँ, आप जैसे बोलते हो बहुत क्लियरली हमको समझ में आ जाता है। और इस सेंस में मुझे लगता है कि इंडियन जो इंग्लिश है वो मतलब उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आप प्रॉपर्ली अपना आइडिया दूसरे को कम्युनिकेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कम्युनिकेशन बेसिक आइडिया है। जी ना? तो बच्चों को क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए जब वो इंग्लिश की अपनी प्रिपरेशन करते हैं? तो किस तरह से उनको अपनी इंग्लिश को क्या चीज़, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, ये क्या किन एंगल्स पे क्या चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? हाँ, सबसे पहली बात तो है ग्रामर तो बेसिक है ही। और ग्रामर और ये सारी चीज़ें तो बेसिक है जो हम 10th क्लास तक कवर कर लेते हैं। तो उसका तो वो बेसिक फाउंडेशन है, उसका तो आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा मेरे को एक चीज़ जिसने हेल्प करी, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी इंग्लिश मूवी देखता था, काफ़ी इंग्लिश TV सीरीज देखता था। तो उससे क्या होता है, जो लोकल एक्सेंट होता है आप उसको रिकॉग्नाइज करने लग जाते हो।
अगर आपने ये चीज़ नहीं करी है तो आप जो लोकल एक्सेंट है वो आप तुरंत उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। आपको उनसे बोलना पड़ेगा कि आप रिपीट कीजिए कि आपने क्या बोला। लेकिन इंग्लिश मूवी या इंग्लिश न्यूज़ चैनल ये चीज़ें देखने का एक फ़ायदा है कि आपको वो बहुत क्विकली आप उस चीज़ को पकड़ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच सर। एंड विद दिस अभी हमारे ग्रिजेश जोशी सर से बात हुई है और फ्यूचर में भी हम इनसे कुछ आइडियाज लेते रहेंगे कि कैसे चीज़ें फ्रूटफुल हो सकती हैं, यूजफुल हो सकती हैं। विद दिस, थैंक यू टू ग्रिजेश सर थैंक यू सर। and thank you for watching this video. Thank you so much.